नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे अति यथार्थवाद। देखिए, अति यानी बहुत ज़्यादा, यथार्थवाद जो समाज या जो संसार है या जो सामाजिक वस्तुएं हमारे सामने हैं वो जीवन का यथार्थ है, लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा चिंतन अति यथार्थवाद में किया गया है। तो आइए इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, अति यथार्थवाद या इसको सररियलिज्म भी कहा जाता है, कला और साहित्य के क्षेत्र में प्रथम महायुद्ध के लगभग प्रचलित होने वाली शैली और आंदोलन था। यानी इसका समय काल कौन सा था? लगभग जो पहला महायुद्ध हुआ था उस समय काल में ये प्रचलित हुआ था। ये एक शैली यानी एक तरीका और ये वैचारिक आंदोलन, दोनों बातें इसमें शामिल थी। इसमें चित्रण और मूर्ति कला में तो यह आधुनिकतम शैली और तकनीक है। चित्रण का मतलब यहाँ पर क्या है? जो चित्रपट के चित्र, यानी जो एक कागज पर या कोई चित्रपट पर जो चित्र चल रहे हैं उनको भी इसमें शामिल इन्होंने किया है। यानी हम मान सकते हैं कि कला के क्षेत्र में या कलाकार के द्वारा जो चित्र बनाए जाते हैं, इसके प्रचारकों और कलाकारों में चिरिको, दालों, मोरो, आर्प, ब्रेंतो, मास आदि प्रधान हैं। ये कौन है? प्रमुख कलाकार है जो इस आंदोलन से जुड़े हुए थे या अति यथार्थवादी विचारधारा का प्रचार प्रसार करने वाले थे। कला में इस सृष्टि का दार्शनिक निरूपण 1924 में हुआ और किसने किया? आंद्रे ब्रेंतो ने अपनी अति यथार्थवादी घोषणा, उसमें घोषणा यानी जो मैनिफेस्टो था उसमें इस बात का दार्शनिक निरूपण किया। अति यथार्थवाद कला की सामाजिक यथार्थवाद के अतिरिक्त और नवीनतम शैली है जो मनोविज्ञान की प्रगति से प्रभावित होकर उत्पन्न व लोकप्रिय हुई है। यानी इसमें क्या है? सामाजिक यथार्थवाद के अलावा भी एक नया तरीका जिस पर प्रभाव किसका है? मनोविज्ञान का प्रभाव है। वो क्या है? अति यथार्थवाद है। इसका समय काल आप ध्यान में रखें कि ये प्रथम विश्व युद्ध के बाद के समय में ज़्यादा विकसित हुआ और 1924 में जो दार्शनिक आंद्रे ब्रेंतो है उनकी विचारधारा में इस बात का या इस विचारधारा का निरूपण किया गया। अति यथार्थवाद यथार्थ से दृश्य श्रव्य जगत से परे है। देखिए, वास्तव में अगर देखें तो जो दिखाई देता है या जो सुनाई देता है उस संसार से ये परे है। यह वह परम यथार्थ है जो अवचेतन में निहित है। अवचेतन यानी मन की गहराइयों में, जो मन जागृत नहीं है उस मन की गहराइयों में समाया हुआ है। सुषुप्त यानी सोई हुई, तंद्रित स्वप्निल अवस्था में असाधारण है, कल्पित है, अकल्पित, अप्रत्याशित अनुभूतियों के रूप में अनायास आवेगों के द्वारा मानस के चित्रपट पर चढ़ता और उतरता रहता है। देखिए, इन सारे शब्दों का एक सरल सा जो अर्थ निकलता है वो क्या है? हमारा वो मन जो अवचेतन है, हमारा ये शरीर का वो भाग जो अवचेतन है या सोई हुई मुद्रा में है या सपने लेना स्वप्निल अवस्था में है, वहाँ पर जो भाव उत्पन्न होते हैं, जो चित्र उत्पन्न होते हैं, और वो चित्र क्या है? वो चढ़ते उतरते आते जाते रहते हैं। जो विषय अथवा दृश्य साधारणतः तर्क और इन दोनों से असंबद्ध लगते हैं, यानी साधारण तर्क और परस्पर साधारणतः तर्क से जुड़ा हुआ नहीं है, इसमें संबंध नहीं है। वास्तव में उनमें अलक्षित संबंध है जो लक्षित नहीं किया जा सकता, जो दिखाई नहीं देता, जिसे मात्र अति यथार्थवाद प्रकाशित कर सकता है। यानी वो व्यक्ति जिसके विचार कैसे हैं? अति यथार्थवादी विचार है। अति यथार्थवादियों की प्रतिज्ञा है कि हमारे सारे कार्यों का उद्गम अवचेतन अंतर है, यानी हमारे भीतर का जो भाग है, मन के भीतर का जो भाग है, उसकी गहराइयों में ही अति यथार्थवादियों के सारे काम होते हैं या विचार उत्पन्न होते हैं। वही हमारे कार्यों को गति देता है और दिशा भी प्रदान करता है। और इस उद्गम से, जहाँ से ये उत्पन्न होने का स्थान है, इससे प्रस्फुटित उत्पन्न होने वाले मनोभावों को
दृष्टिगम्य, स्थूल, रससिक्त आकृति दी जाती है, जो दृष्टि के सामने उत्पन्न हो, जो स्थूल रूप में हो और रस से युक्त हो, ऐसी आकृति उसे प्रदान की जाती है। किसको? जो हमारे भीतरी मन में समाया हुआ है, उसे बाहर कैसे लाया जाता है? इन विचारों के द्वारा ही लाया जाता है। इनके अनुसार यथार्थ वह नहीं जिसे हम अपनी इंद्रियों से देख सकते हैं, यानी हम आंखों से इसे देख नहीं सकते, त्वचा से इसे स्पर्श नहीं कर सकते। ये किस श्रेणी में आता है? जो इंद्रियों से परे है। बल्कि यथार्थ वह है जो यथार्थ के भीतर कहीं छिपा हुआ है। जो हम देख सकते हैं वो वास्तविक यथार्थ नहीं है, बल्कि जिसको हम देख सकते हैं उसके भीतर जो छुपा हुआ है वो ही वास्तविक यथार्थ है। वह हमारी इन इंद्रियों को दिखाई नहीं देता। इस यथार्थ को हम सामान्य बौद्धिक तर्कों से नहीं समझ सकते। वह स्वप्न और यथार्थ का मिला जुला रूप है। स्वप्न भी असत्य नहीं है, अयथार्थ नहीं है, वह भी यथार्थ है। ये मानते हैं कि मान लीजिए हमने निद्रित अवस्था में किसी स्वप्न को देखा, तो इनका मानना है कि वो स्वप्न भी एक सच्चाई है, वो कल्पना मात्र नहीं है। सिर्फ तर्क से हम यथार्थ को नहीं जान सकते, यानी हम उसके लिए कोई तर्क वितर्क नहीं कर सकते। इस दृष्टि से पाठक के यथार्थ की धारणा का विस्तार होता है। अति यथार्थवादियों की प्रतिज्ञा है कि हमारे सारे कार्यों का उद्गम अवचेतन मानस है। जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि हमारा जो मन का वो भाग जो चेतन अवस्था में नहीं है, वही हमारे कार्यों को गति और दिशा देता है। इससे उत्पन्न होने वाले मनोभावों को दृष्टिगम्य, स्थूल, रससिक्त आकृति भी प्रदान की जाती है। देखिए कुछ कुछ पंक्तियां इससे मिली जुली हैं, तो अगर आप चाहें तो इन दोनों को एक ही साथ भी जोड़कर देख सकते हैं। इसके साथ अगर हम बात करें इसकी मान्यताएं क्या है, इनके विचार कैसे हैं। देखिए ये मानते हैं कि सचेतन मन के क्रियाकलाप उस बुद्धिवाद और विज्ञानवाद से संबंध रखते हैं जिसकी अतिशयता यूरोप की साम्राज्यवादी विस्तारवाद से जुड़ी पतनशीलता में ले गई है, जिससे उपजी लोभ और लिप्सा प्रवृत्तियों ने यूरोप को महायुद्ध की विभीषिका में ढकेल दिया है। ये मानते हैं कि जो हमारा सचेतन मन है उसके जो कार्य हैं, क्रियाकलाप यानी कार्य, उस बुद्धिवाद और विज्ञानवाद से जुड़े हुए हैं। कौन सी? जो हमें महायुद्ध की ओर ले गई है। इनके विचार हैं, ये मानते हैं अति यथार्थवादी कि हम महायुद्ध की विभीषिका में क्यों गए? क्योंकि हमारी जो लोभ प्रवृत्ति है और जो यूरोपीय देशों की जो लोभ प्रवृत्ति है वो किसके कारण है? सचेतन मन के क्रियाकलाप और उसकी जो विचार हैं और विज्ञानवाद है उससे जुड़े हुए हैं। उसी के कारण हम आज के समय में पतनशीलता की ओर जा रहे हैं। दूसरा ये मानते हैं कि सचेतन मन का अति तर्क मीमांसावादी व्यवहार नाम मात्र को ही वैज्ञानिक होता है। ये मानते हैं कि जहां हम तर्क वितर्क करते हैं वो कब करते हैं? जब हम जागृत हैं, जब हमारा मन चेतना में है। तो ये मानते हैं कि उसमें कहीं पर विज्ञान नहीं है, वो केवल नाम मात्र ही वैज्ञानिक होता है, क्योंकि गहरे में वह वस्तुनिष्ठ यथार्थ की व्याख्या करने वाला न होकर केवल उस यथार्थ का विमर्श प्रस्तुत करता है। अगर गहराई से हम विचार करें तो वो उसको व्याख्यायित नहीं करता, वो केवल उसका तर्क देता है, जो हमारे अवबोध और स्मृतियों के सीमित संसार में बंधा होता है। यानी जो हमारी सोचने की छोटी क्षमता है या जो हमारी जो यादें हैं, स्मृतियां हैं, उसका एक सीमित सा संसार है। जो संसारिक सामान्य मानव है वो केवल उसी तक कार्य करता है। तीसरा ये मानते हैं कि चेतन मन भी यथार्थ के उन पहलुओं का ज्ञान और अनुभव हमें प्रदान करता है जो हमारी सीमित इंद्रियों से भीतर के उस संसार के बारे में बताता है, जो होता तो वास्तविक है परंतु जिसकी वैज्ञानिक रूप में पूरी वस्तुनिष्ठता से पैमाइश नहीं होती। इसमें कहने का भाव क्या है कि चेतन मन, जो हमारा जागृत मन है, वो भी
केवल यथार्थ में उन बातों का ज्ञान हमें या अनुभव हमें प्रदान करता है जो हमारी इंद्रियों के क्षेत्र तक सीमित है, जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जो हमें वास्तविक रूप से दिखाई देता है। लेकिन ये कहते हैं कि उसकी वैज्ञानिक रूप से पूरी वस्तुनिष्ठता से पैमाइश नहीं होती, यानी वैज्ञानिक रूप से हम उसे पूर्ण रूप से सिद्ध नहीं कर सकते। अब बात करते हैं कला के परिदृश्य में। देखिए, कला के क्षेत्र में अगर अति यथार्थवाद की बात करें तो अति यथार्थवादी कला ने हृदय की सीमाओं को लांघते हुए अदृश्य के दृश्यत्व को भी कला का विषय बनाने का प्रयास किया। यानी जिसे हम नहीं देख पाते उसको भी देखने का प्रयास किसके माध्यम से हुआ? अति यथार्थवाद के माध्यम से। ये कलाकार आंतरिक यथार्थ को, यानी जो हमारे मन के भीतर छुपे हुए सच्चे विचार, ये उसे यथार्थ कहते हैं, कि अभिव्यक्ति के लिए गुंजाइश बनाने के लिए दृश्य के ज्यामितीय नियमों, अनुपातों और संतुलनों को नए समीकरण में ढालने का प्रयास करते हैं। यानी उसे गणितीय आधार पर भी उसको संतुलित करने का प्रयास ये करते हैं। इसमें सल्वाडोर डाली, इनका समयकाल 1900 से लेकर 1900 अगर हम देखें 89 तक हैं, 89, और पाब्लो पिकासो, इनका जो समयकाल है 1881 से 1973, ये अति यथार्थवादी काव्य आंदोलन के प्रमुख स्तंभ माने गए हैं। देखिए, जो साल्वाडोर डॉली है, इनकी कलाकृति और पिकासो की कलाकृति अपने समयकाल में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुई थी, क्योंकि इन्होंने किस विचारधारा को, अदृश्य के दृश्यत्व की विचारधारा को या अति यथार्थवाद को अपने कला का आधार बनाकर उसको बताने का या उसको विस्तृत रूप से लोगों के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया था। उसके बाद अगर हम देखें साहित्य के परिदृश्य में, देखिए साहित्य का क्षेत्र विस्तृत है, इसमें नाटक भी आते हैं, इसमें उपन्यास भी आते हैं, इसमें काव्य भी आता है, तो हम तीनों के बारे में यहाँ थोड़ी चर्चा करेंगे। तो साहित्य के परिदृश्य में अगर हम देखें तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं नाटक की। देखिए, सबसे ज़्यादा प्रयोगशील रूप से अति यथार्थवाद नाटक के क्षेत्र में परिवर्तन लेकर प्रस्तुत हुआ। यह असर इतना गहरा था कि यूरोप में इसके असर से एक नए तरह के रंगमंच का ही उदय हो गया, जिसे क्या कहा गया? थिएटर ऑफ द एब्सर्ड कहा गया। एब्सर्ड का अर्थ क्या है? वह जो बुद्धिवादी तर्कवादी व्याख्याओं से परे है, यानी जो हमारी बुद्धि से अलग है, ना तो बुद्धि से उसकी व्याख्या की जाती है, ना उसके तर्क प्रस्तुत किए जा सकते हैं। इसे केवल व्यर्थता बोधक धारणा कहना समुचित नहीं है। वह यथार्थ का ही ऐसा आयाम है जिसकी वैज्ञानिक वस्तुनिष्ठ नियमों से व्याख्या नहीं हो पाती है। जिस प्रकार से वह अराजक और अतर्क्य प्रतीत होता है। इससे जुड़े कुछ प्रसिद्ध जो प्रमुख नाटककार हैं वो कौन है? सैमुअल बेकेट है, यूजिम आइनेस्को, एडवर्ड एल्बी और हैरोल्ड पिंटर इसके प्रमुख प्रसिद्ध नाटककार हैं। हिंदी में भी अगर हम देखें तो भुवनेश्वर का नाम यहाँ पर लिया जा सकता है, जो हिंदी साहित्य के नाटककार हैं भुवनेश्वर। इनका प्रसिद्ध नाटक है तांबे के कीड़े, वह भी इसी श्रेणी का नाटक माना जाता है। तो यानी नाट्य साहित्य में भी अति यथार्थवाद ने अपना प्रभाव दिखाया है। यहाँ पर इसको थिएटर ऑफ द एब्सर्ड कहा गया है। यानी ये क्या है? ये केवल व्यर्थता बोधक धारणा हम इसे नहीं कह सकते, यह यथार्थवाद का ही एक आयाम है, लेकिन इसकी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से व्याख्या नहीं की जा सकती। अब अगर उपन्यास की बात करें तो अति यथार्थवाद से गहरे में संबंध यह ऐसी विधा है जिसने इस आधार पर अलग और नई अभिव्यक्ति शैली का विकास किया। इस दृष्टि से वर्जीनिया वुल्फ के द्वारा विकसित की गई चेतना प्रवाह पद्धति, जिसे स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस तथा काफ्का की स्वपन श्रृंखला पद्धति को भी उल्लेखनीय माना जा सकता है। यानी इस विधा को विकसित करने में भी अति यथार्थवाद का योगदान है, या इस विधा में भी
अति यथार्थवाद बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर जो दो महत्वपूर्ण साहित्यकारों के नाम आएंगे वो आएंगे वर्जीनिया वुल्फ और काफका। देखिए मनोवैज्ञानिक भी हैं ये जो काफका हैं, इन्होंने जो वर्जीनिया वुल्फ है इन्होंने चेतना प्रवाह पद्धति का जो विकास है किया, जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। और काफका की जो स्वपन श्रृंखला पद्धति है ये भी उल्लेखनीय मानी गई है। उसके बाद काव्य के क्षेत्र की अगर बात करें तो काव्य में अति यथार्थवाद ने बिंबवाद को एक नया उत्कर्ष प्रदान किया। अति यथार्थवाद रूप में बिंबवाद के जो सबसे पहले उल्लेखनीय प्रयोक्ता माने गए हैं, जो प्रसिद्ध प्रयोक्ता माने गए हैं, वो है स्टीफन मलारमे रिम्बो। ये कौन है? स्टीफन। देखिए इन्होंने काव्य के क्षेत्र में अति यथार्थवाद में बिंबवाद, बिंब हम समझते हैं जब हमारे मस्तिष्क पर उसका बिंब उपस्थित हो जाता है, जिसको हम काव्य में जो हमारा मुख्य विषय है वो क्या है? बिंबवाद है। तो ये बिंबवाद को भी अति यथार्थवाद से जोड़ते हैं। अब देखें कि अति यथार्थवाद को किन शैलियों में अभिव्यक्त किया जा सकता है। देखिए अति यथार्थवाद का संबंध दृश्यातीत यानी दृश्य से परे, तर्क से परे, मनोवैज्ञानिक यथार्थ को दृश्यगत एवं बोधगम्य अभिव्यक्ति प्रदान करने से होता है। जो मनोवैज्ञानिक यथार्थ है उसको दृश्यगत और बोधगम्य बनाने का कार्य कौन करता है? अति यथार्थवाद। इसे ही संभव बनाने के लिए जिन पद्धतियों का विकास किया गया उनका अगर देखें परिचय क्या है? सबसे पहले आती है चेतना प्रवाह पद्धति, जिस क्रम में हम एक सामान्य दृश्य में तमाम असामान्य असंबद्ध बिंबों, दृश्यों, पात्रों को पूरी दृश्य में मौजूद पाते हैं। यानी जो असामान्य असंबद्ध बिंब और दृश्य हैं उनको पूरी तरह से दृश्य में मौजूद पाते हैं, वह अक्सर उनकी ओर ध्यान नहीं देते। उनको भी सह अभिव्यक्ति प्रदान करना चेतना प्रवाह पद्धति कहलाता है। यानी जो सामने नहीं है लेकिन जो असामान्य है, जुड़े हुए नहीं है, लेकिन फिर भी उसको चेतना में ले आना, प्रवाहित करना उस विचार को, वो क्या है? चेतना प्रवाह पद्धति है। उसके बाद है स्वपन श्रृंखला पद्धति। सोकर जागने के बाद स्वपन की जागृत अवस्था में स्मृति मूलक मौजूदगी, यानी जब हम जाग जाते हैं तब भी एक याद के रूप में वो चीज हमारे साथ जुड़ी रहती है। जागृत यथार्थ के संसार को जिस रूप में प्रवाहित करती है उसे इसमें अभिव्यक्ति दी जाती है। अन्य मनोवैज्ञानिक दशाओं का भी अभिव्यक्ति के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे दीवा स्वप्न है, मति भ्रम है, स्वप्न में एवं पैरानोइक विस्तार व दो व्यक्तियों में सिजोफ्रेनिक विखंडन, ये भी इसी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद आता है बिंबवाद। देखिए दृश्यों को बिंबों की श्रृंखला के रूप में देखते हुए उसके माध्यम से अनुभव की जटिलता को व्यंजित या ध्वनित करना। इस विधि में शब्दों के द्वारा व्याख्या की बजाय बिंबों की दृश्य सामर्थ्य को बोलने का अवसर ज्यादा दिया जाता है। यानी जो बिंब है उसके माध्यम से भावों की अभिव्यक्ति पर ज्यादा बल दिया जाता है। इसके बाद देखिए इन पद्धतियों के साथ कुछ अन्य पद्धतियां भी इस समय में चल रही थी, जैसे अतिशोक्ति है, कथानक एवं पात्रों के विलय तथा संवादों की स्थितियां, भंगिमाओं, वस्त्रों आदि का प्रतीकात्मक महत्व ज्यादा होने लगा था। इस समय काल में भाषा में वाक्य संरचना को तोड़ना और नई तरह की वाक्य रचना करना, कथानक में समय क्रम का उलटना तथा एक रेखीय समय की जगह अनेक परतों वाले समय को अभिव्यक्त करना, घटनाओं आदि कथानक के संगठनों में समय, स्थान, आयाम, तर्क आदि से जुड़ी क्रम संगतियों में उलटफेर करना, यानी क्रम से नहीं बताना बल्कि घुमा फिरा कर उलट फेर करके बताना। नाटक में मंच सज्जा पर कम से कम सामग्री का प्रयोग करना। ये विशेषताएं भी अति यथार्थवाद को विकसित करने में या विकसित होने के बाद ये सब पद्धतियां भी साहित्य में शामिल हो रही थी। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर
योग मूलक एवं संयोग मूलक प्रवृत्तियां भी इसमें शामिल थी। इनमें बहुत सी असंबद्ध चीजों जैसे बिंब है, ध्वनियां हैं, भंगिमाएं हैं, कार्यकलाप है, संरचनाओं, खबरों आदि को एक ही दृश्य में कोलाज या मोन्ताज के रूप में योग मूलक तरीके से पेश किया जाता है। साहित्य में इसके समानांतर शब्द चित्र उकेरे जाते हैं, यानी शब्दों के माध्यम से चित्र बनाना। उसके बाद है अवशेष मूलक प्रवृत्ति। इसमें मुख्य दृश्य बिंब के कुछ अंशों को हटा दिया जाता है। कई दफा पॉजिटिव की जगह नेगेटिव के बिंबों को प्रस्तुत किया जाता है। कई दफा रंगों को जलाकर उनके राख जैसे अवशेष को प्रस्तुत किया जाता है। कला के इस विविध को कला की इन विधियों को फिल्मों के अंश के शॉट की तरह तथा साहित्य के अंश मूलक शब्द चित्र के द्वारा इसको साहित्य में उकेरा जाता है। अवशेष यानी बची हुई चीजें। उसके बाद है संघनन एवं आरोपण की प्रवृत्ति। देखिए, बहुत सारे दृश्यों में संघनित करके या एक के ऊपर दूसरे दृश्य को आरोपित करते हुए इस प्रवृत्ति की कला प्रवृत्ति का रूप दिया जाता है। उसके बाद आता है अराजकता एवं अर्थहीनता की प्रवृत्ति। देखिए, पिकासो की गवर्निका में युद्ध जनित विनाश से पैदा अराजकता की दृश्य विधि का उल्लेख पीछे किया जा चुका है। साहित्य में कुछ लेखक प्रलाप और अर्थविहीन सायाश शब्द रचनाओं का इस्तेमाल करके ऐसा प्रभाव पैदा करते हैं। देखिए, पिकासो की जो रचना है उसमें अराजकता को दिखाया गया है। साहित्य में भी अगर हम देखें तो कुछ लेखक ऐसे हैं जो प्रलाप यानी जो ऐसे दृश्य जो मन को विचलित करते हैं, ऐसे दृश्य जो युद्ध जैसे क्षेत्रों का चित्रण करते हैं, विनाश अराजकता का चित्र उपस्थित करते हैं, वहां पर जो होने वाला प्रलाप है या अर्थविहीन सायास जो शब्द रचनाओं का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है और ऐसा प्रभाव उत्पन्न किया जाता है जिससे अराजकता की प्रवृत्ति सामने आ जाती है या अर्थहीनता, जीवन का कोई अर्थ नहीं है, जीवन अर्थहीन है, इस तरह के विचार जहाँ पर उत्पन्न होते हैं। इस स्लाइड में थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है तो आप प्लीज़ थोड़ा सा यहाँ पर ज़रूर ध्यान दें, माफ़ी चाहूँगी मैं इसके लिए। इसके बाद आता है हिंदी साहित्य में अति यथार्थवाद। देखिए, हिंदी साहित्य एवं भारतीय कला में अति यथार्थवादी प्रवृत्तियां दिखाई कब से देने लगी थी? लगभग 1950 के आसपास। इसका जो प्रभाव मुख्य जिन रचनाओं पर देखा जा सकता है उसमें नदी की द्वीप रचना प्रमुख है। सन 1952 में ये प्रकाशित हुई। यह पहला अति यथार्थवादी उपन्यास हम इसे कह सकते हैं। यह योग मूलक प्रविधि का इस्तेमाल करता है। बाहरी यथार्थ के बीच अभ्यंतर यथार्थ का एक द्वीप खड़ा किया गया है जो काल्पनिक और वास्तविक दोनों कसौटियों पर खरा उतरता है। किसका उपन्यास है ये? अज्ञेय का उपन्यास है। और हम सब जानते हैं कि ये बहुत ही अलग अलग परतों में इसका रूप हमारे सामने आता है। यानी यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं योग मूलक, यानी बहुत सारी चीज़ों को जोड़कर उसको हमारे सामने लेकर आना। तो इसमें भी ये मानते हैं कि बाहरी सच्चाई के बीच में एक भीतरी सच्चाई का द्वीप भी यहाँ पर खड़ा है जो काल्पनिक और वास्तविक दोनों कसौटियों पर खरा उतरता है। उसके बाद है 1.5 इंच ऊपर। ये निर्मल वर्मा की रचना है। यह कहानी चेतना प्रवाह पद्धति का पेरम्बुलेटर सहित उदाहरण तो है ही, इसमें किए गए एक प्रयोग को खास तौर पर देखें। यहाँ पर पत्नी की गेस्टापो पुलिस ने क्रांतिकारी होने के कारण यहाँ हत्या कर दी है। वह अब नहीं है, पर नायक घर जाने की इच्छा इसलिए जाहिर करता है क्योंकि वहाँ एक बिल्ली आकर इंतजार कर रही है। बिल्ली और पत्नी के रहस्य आप कभी नहीं जान सकते। जैसे पंक्तियां एक रहस्यपूर्ण यथार्थ को एक दृश्य में बदलती है। ये सीधी सीधी क्या बताती है? अति यथार्थवाद का प्रयोग है। देखिए, घर तो जाना था उसे पत्नी के लिए, लेकिन पत्नी नहीं है तो उसके दिमाग में क्या चल रहा है कि वहाँ एक बिल्ली उसका इंतजार कर रही है। तो यहाँ उसकी चेतना का प्रवाह किस तरफ जा रहा है उसको दिखाया गया है। उसके बाद है संशय की एक रात। नरेश मेहता की रचना है, काव्य नाटक है। राम के भीतर राम का एक प्रामाणिक व्यक्तित्व को अप्रामाणिकता से अलहाद करके खोजने का प्रयास है। परिषद के चुनाव को अपना चुनाव मानने की वजह से राम बहुत स्पष्ट तरीके से अस्तित्ववादी विमर्श का पर्याय हो जाते हैं।
उसके बाद है ब्रह्म राक्षस, मुक्तिबोध की ये कविता आधुनिक बुद्धिजीवी के न परंपरा का और न ही आधुनिकता का हो सकने के कारण ब्रह्म राक्षस की नियति का शिकार होना दिखाते हैं। यह बुद्धिजीवी के बजाय ब्रह्म राक्षस बोलता है, जो अपरिचयीकरण की रूसी रूपवादी पद्धति है। तो यहाँ पर जो ये रचनाएं हैं हिंदी साहित्य की, इन रचनाओं में भी हम अति यथार्थवाद का प्रभाव देख सकते हैं, क्योंकि इनकी जो शैली की विशेषता है, लेखन शैली की, वो वही विशेषता है। चाहे यहाँ पर अगर देखें योग मूलक आता है या चेतना प्रवाह पद्धति आ रही है, यहाँ पर अगर हम देखें अप्रामाणिक रूप से वो बताते हैं, यहाँ अस्तित्ववादी विमर्श को दिखाया गया है। उसके साथ साथ ब्रह्म राक्षस की अगर बात करें तो यहाँ पर जो ब्रह्म राक्षस बोल रहा है, बुद्धिजीवी वर्ग की बजाय ब्रह्म राक्षस बोल रहा है, तो इस पर भी अपरिचयीकरण, इसको नहीं जानते लेकिन फिर भी वो वहाँ बोलकर अपने विचारों की अभिव्यक्ति उसके माध्यम से हो रही है, लेखक अपने विचारों को अभिव्यक्त कर रहा है। ये रूसी रूपवादी पद्धति का उदाहरण, ये भी अति यथार्थवाद से प्रभावित है। अब निष्कर्ष तौर पर अगर हम देखें तो साहित्य में अति यथार्थवाद ने यथार्थ और कल्पना की दूरी को समाप्त करने का प्रयास किया है। इसके अनुसार यथार्थ सिर्फ वही नहीं है जो आम जीवन में प्रत्यक्ष दिखाई देता है या जिसमें कोई तार्किक संगति होती है, यानी जिस पर हम तर्क कर सकते हैं, विचार दे सकते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। केवल यथार्थ वही नहीं है, बल्कि वास्तविक यथार्थ वह भी है जो आम जीवन में या तो दिखाई नहीं देता या तर्कों से समझ में नहीं आता। अति यथार्थवादियों की मान्यता थी कि असंबद्ध चीजों में भी संबंध होता है, जो चीजें एक दूसरे से जुड़ी नहीं है वो भी संबंध सहित है, उसमें भी कोई ना कोई संबंध है। इसी कारण इन्होंने उपन्यासों और कहानियों में कार्य कारण श्रृंखला का विरोध किया और कथानक के स्थान पर पात्रों के मनोजगत में रुचि ली। मनोजगत, मनोविज्ञान से प्रभावित है मनोजगत, तो मनोविज्ञान का प्रभाव हमने पहले ही किया था कि अति यथार्थवाद मनोविज्ञान से प्रभावित है। इन्होंने स्वप्निल यथार्थ पर बल दिया और जो इनके अनुसार वास्तविक यथार्थ था, इसीलिए अति यथार्थवाद पाठक के यथार्थ की धारणा का विस्तार भी करती है। यानी इनके लिए स्वप्निल यथार्थ ही वास्तविक यथार्थ है। जो सामान्य यथार्थ है उसके भीतर भी एक सच्चाई है, उस बात पर ये बल देते हैं। अति यथार्थवाद का विकास दो विश्व युद्धों के बीच हुआ, इसीलिए अति यथार्थवादियों का मानना था कि बुद्धिवाद और तर्कवाद ने दुनिया पर युद्ध लाद दिए हैं। हमारी सोचने समझने की जो विचारधारा है वही, और जो मानव की लालसा या लिप्सा है वही तो मुख्य रूप से युद्ध का कारण है। इसी वजह से इन्होंने सचेतन की जगह अचेतन जगत को महत्व दिया। अति यथार्थवाद के सारे कार्यों का मूल अवचेतन मानस को इन्होंने माना है, इसीलिए मनोविश्लेषणवाद से भी ये प्रभावित है। फ्राइड के मुक्त साहचर्य, स्वप्न विश्लेषण और अचेतन की धारणा, यही अति यथार्थवाद के मूल में है। यानी जड़ कहाँ पर है? मनोविश्लेषणवाद में या मनोविज्ञान में। अतः अति यथार्थवाद सचेतन और अवचेतन यथार्थ के संबंधों की कलात्मक अभिव्यक्ति करता है। तो उम्मीद करती हूँ कि प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए वीडियो थोड़ी हो सकता है लंबी हो, लेकिन यहाँ से आप इसके कई सारे प्रश्नों के उत्तर एक साथ ही दे सकते हैं। सबसे पहले हमने इसका परिचय किया था, जहाँ आपको बताना है कि अति यथार्थवाद क्या है, इसमें किन मूल विषयों को लिया गया है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, उसके बाद इसकी मान्यताएं, अति यथार्थवाद की जो मान्यताएं हैं वो किस पर आधारित है, कला के क्षेत्र में इसका क्या रूप है, साहित्य में इसने कैसे प्रभावित किया है साहित्य विधाओं को, जैसे नाटक हैं, उपन्यास और काव्य विधा है। इसके अलावा इसको अभिव्यक्त करने की शैलियाँ क्या है या इसकी विशेषताएं क्या है, वो हमने यहाँ पर देखी। ये सभी पॉइंट इसी प्रश्न में आएंगे कि अति यथार्थवाद की प्रमुख प्रवृत्तियाँ एवं अभिव्यक्ति शैलियाँ कौन सी हैं। तो उसमें ये सारे ही पॉइंट्स इसमें जो दे रखे हैं ये शैलियों में ही शामिल होंगे। उसके बाद
हिंदी साहित्य में अति यथार्थवाद का आगमन किन किन रचनाओं में मिलता है, कब से आगमन हुआ, किन रचनाओं पर इसका प्रभाव देखा जा सकता है जो प्रारंभिक रचनाएं हैं, और उसके बाद हमने निष्कर्ष तौर पर जाना कि इसकी क्या क्या खासियत है और साहित्य को तथा सामान्य जीवन को अति यथार्थवाद ने कैसे प्रभावित किया है। तो उम्मीद करती हूँ कि प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसी तरह चैनल से जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।